Today we are going to discuss internal energy. We have already discussed few of the thermodynamic parameters like pressure of the gas, temperature of the gas or the system, and volume of the gas, amount of the substance in the system. Internal energy is also one of the few thermodynamic parameters. Now, in order to understand the internal concept of internal energy completely, let's first revise what is an ideal gas. We have already studied that the ideal gas is a gas that consists of molecules, and these molecules are moving in the random directions. These molecules usually have kinetic energies and they have zero potential energies. For the concept of internal energy, we will say any sort of energy that is associated with the motion with the molecule is known as internal energy. That energy may be due to the motion of the molecules, like we can say our molecules are moving, can move, and they can follow the translational motion, or they can follow the random motion, or they can follow the rotational motion. So the molecules, the energy associated with these molecules, plus if there is a change or any change in the any interruption in the system, that interruption may lead into the energy changes, and these energy changes also provide us a fraction of internal energy. सो आम अल्फाज में अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल जो कि मूव कर रहा है, और गैस बेसिकली एक आइडियल गैस का मॉलिक्यूल जो कि मूव कर रहा है, और ये आइडियल गैस का मॉलिक्यूल हमारे पास रैंडम मोशन कर रहा होता है, इसके अलावा ये ट्रांसलेशनल मोशन भी कर सकता है. व्हाट इज़ ट्रांसलेशनल मोशन? तो हमने ये टर्म ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ी हुई है. ट्रांसलेशनल मोशन से मुराद हमारे पास है मोशन ऑफ एनी बॉडी ऑन अ स्ट्रेट लाइन. इसके अलावा हम लोगों के पास एक रोटेशनल मोशन आती है, और रोटेशनल मोशन जो है हमारे पास, दैट मोशन कैन बी स्पिन और कैन बी रोटेटरी मोशन. मतलब क्या है, हमारा मॉलिक्यूल अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम सकता है, और वो मॉलिक्यूल अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन भी कर सकता है, और इसके अलावा वो मॉलिक्यूल किसी दूसरे फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड ऑर्बिट भी कर सकता है. ठीक हो गया जी. अब इसके अलावा वो कहता है कि अगर हमारे पास सिस्टम है, उसके अंदर कोई वर्क डन हो रहा है, और एकदम से हम क्या करते हैं, उसके अंदर कोई एब्रप्ट चेंजेस ले आते हैं, और वो एब्रप्ट चेंजेस जो हैं वो हमारे पास सिस्टम की एनर्जी के चेंज होने में कोई पार्ट प्ले करती हैं. तो बेसिकली ये हमारे पास सारी की सारी जो एनर्जीज़ हैं, वो तमाम की तमाम एनर्जीज़ जो भी हमारे पास सिस्टम के अंदर एनर्जीज़ मौजूद हैं, वो तमाम की तमाम हमारे पास इंटरनल एनर्जी में काउंट होंगी. तो अगर हम अपनी इंटरनल एनर्जी को डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो हम आम अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज़ द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज़, and these energies might be kinetic energies, might be potential energies for the case of real gases, but for the case of ideal gases हमारे पास सिर्फ और सिर्फ kinetic energies आएंगी. और until unless हमारे और कोई एनर्जी नहीं आएगी, until unless हम अपने सिस्टम के अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं. अब यूजुअली इंटरनल एनर्जी, अभी हम जो आज इंटरनल एनर्जीज़ को एनालाइज करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम एक आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. और उसको कैलकुलेट करने के लिए, अच्छा यहाँ पे आपको एक टर्म नज़र आ रही होगी, वर्किंग सब्सटेंस. वर्किंग सब्सटेंस से क्या मुराद होती है? वर्किंग सब्सटेंस बेसिकली इज़ अ सब्सटेंस या फिर वो बेसिक मटेरियल जिसको हम एनालाइज करेंगे. तो यहाँ पर हम आइडियल गैस को अगर एनालाइज करने जा रहे हैं तो आइडियल गैस इज़ योर वर्किंग सब्सटेंस. और बाकी ये बात हम कर चुके हैं कि हमारे पास मोशन ऑफ द आइडियल गैस जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होती. बाकी हर मॉलिक्यूल की मोशन जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल से इंडिपेंडेंट है. इसके अलावा जो मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल है दैट इज़ रैंडम मोशन.
नाउ मूविंग ऑन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कशन की थी और उसमें हमने काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था और वही आपको फर्स्ट इक्वेशन में नज़र आ रहा होगा, दिस वन। इसमें हमें नज़र आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास बराबर है 3/2 RT के लिए, लेकिन ये फार्मूला का वैलिड है व्हेन वी आर कंसिडरिंग अबाउट 1 मोल ऑफ द आइडियल गैस। तो हमने भी बात की थी पीछे कि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज़ द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, और इन द केस ऑफ आइडियल गैस देयर इज़ ओनली वन एनर्जी एंड दैट इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, इंटरनल एनर्जी जो है वो बराबर है काइनेटिक, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। ये इस रिलेशन में हमें सेकेंड इक्वेशन में नज़र आ रहा है। अब वी गॉट टू रिलेशंस और ये दोनों रिलेशंस की हमारे पास एक साइड सेम है, तो वी कैन कंपेयर बोथ दिस इक्वेशंस। और कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आ रहा है जिसमें इंटरनल एनर्जी की वैल्यू वो कह रहा है आपके पास बराबर है 3/2 RT, वेयर R इज़ द constant and T is the temperature of the system. नाउ मूविंग ऑन, हम कहते हैं कि हमारे पास सिंगल 1 मोल ऑफ गैस मौजूद नहीं है, बल्कि हमारे पास n मोल्स ऑफ आइडियल गैस मौजूद हैं। और अगर n मोल्स ऑफ आइडियल गैस मौजूद हैं तो यही जो हमारे पास फर्स्ट रिलेशन था, ये फर्स्ट रिलेशन चेंज हो जाएगा और हम कहते हैं कि इस फर्स्ट रिलेशन में हमारे पास सिंपल क्या ऐड हो जाएगा, एज देयर आर n मोल्स तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू यहाँ लिख लेंगे। बाकी इक्वेशन आपके पास वही रहेगी कि हमें पता है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में भी हमारे पास क्या आएगा, n आ जाएगा, बिकॉज देयर आर n नंबर ऑफ मोल्स इन आवर कंटेनर, जिसको हम आर, या फिर हम कह सकते हैं इन आर वर्किंग सब्सटेंस। Now, as we say कि molecules of an ideal gas only have kinetic energy, so the relation for the internal energy is equal to 1/2 nmv square. m यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल मैस ऑफ द गैस, यहाँ पे टोटल मैस ऑफ द मॉलिक्यूल की बात, मोल की बात कर रहा है फॉर द होल 1 मोल। जो मैस है वो कैपिटल M से रिप्रेजेंट हो रहा है। नाउ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, आइडियल गैस फॉर 1 मोल इज रिटन इन द लास्ट इक्वेशन। और ये लास्ट इक्वेशन हमें क्या कह रही है, हमारे पास इक्वेशन आ रही है E इंटरनल इज इक्वल टू 3/2 nRT। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास क्या कहता है कि लेट्स से कि हमारे पास ये जो गैस है, इस गैस का एक मॉलिक्यूल, हम उस एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। तो उसके लिए बात वही आएगी आपके पास, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वैल्यू, जो कि हमने ऑलरेडी रिलेशन निकाला हुआ है इसका काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ। और वो रिलेशन हमें क्या कह रहा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 3/2 kT। अब यहाँ पर ये जो k है इट रिप्रेजेंट्स द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और अगर ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, और T इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम फॉर द आइडियल गैस, हमने बात कर ली कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो है वो बराबर आएगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। सो हमारे पास रिलेशन फॉर द 1 मॉलिक्यूल और फॉर द काइनेटिक फॉर द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल रिलेशन आ जाता है 3/2 kT। लेट्स से कि हमारे पास, आप सिंगल मॉलिक्यूल को कंसिडर नहीं करें, हम अपने पूरे सब्सटेंस को, पूरे वर्किंग सब्सटेंस को स्टडी कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास n मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला चेंज हो जाएगा, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला चेंज होने के नतीजे में हमारे पास इंटरनल एनर्जी का फार्मूला चेंज हो जाएगा। लेट्स से कि हमारे पास जो वर्क डन है, अब हम अपने सिस्टम के ऊपर कोई वर्क डन करते हैं, और ये जो वर्क डन अगर हम करने जा रहे हैं सिस्टम के ऊपर,
तो क्या हो रहा है, बेसिकली वी आर क्रिएटिंग अ चेंज इन द सिस्टम और अ डिसऑर्डर इन द सिस्टम। तो ये जो डिसऑर्डर होगा सिस्टम का, ये क्या करेगा, ये डेफिनेटली हमारी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू को चेंज करेगा और डायरेक्ट इनका दोनों का डायरेक्ट रिलेशन होगा। जितना आप वर्क डन करते जाएंगे उतनी हमारे पास इंटरनल एनर्जी की वैल्यू चेंज होती जाएगी। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर n मोल्स ऑफ द गैस मौजूद हैं, और अगर n मोल्स ऑफ द गैस मौजूद हैं और उसके लिए हमने ऑलरेडी अपनी इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट की हुई है प्रीवियसली, हमारे पास ये इक्वेशन नंबर हमारी लास्ट इक्वेशन के अंदर ये बात कर रहा है इस इक्वेशन में कि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस हम मोल्स की बात कर रहे हैं कि हमारे पास n मोल्स हैं। तो यहाँ पर ये जो लास्ट वाला रिलेशन है, ये लास्ट रिलेशन हमें बता रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी फॉर n मोल्स ऑफ द गैस। और अभी हमने बात की कि हमारे पास जो भी वर्क डन होगा दैट विल रिजल्ट इन द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिलेशन इस तरह से लिखा जा सकता है कि W इज़ इक्वल टू 3/2 डेल्टा NRT एज 3/2 इज़ द कॉन्स्टेंट। तो ये तो चेंज नहीं हो सकता, तो डेल्टा को हम लोग अंदर अपने वेरिएबल्स के साथ लिखेंगे। और इन वेरिएबल्स में भी अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म हमने जो लिखी हुई है दैट इज़ n इज़ द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। तो यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है एज वी आर नॉट चेंजिंग द सिस्टम। सिमिलरली R इज़ द आइडियल गैस कांस्टेंट। तो ये दोनों चीज़ें तो हम लोगों की सिस्टम के लिए चेंज नहीं हो सकती। द ओनली थिंग दैट कैन चेंज फॉर द सिस्टम इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। और ये टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम हमारे पास अगर कहीं पर भी वर्क डन होता है, ये ऑलरेडी वी हैव स्टडीड कि इफ़ wherever there is a work done, basically for that system one thing we are changing, if we are changing the energy we are changing the temperature of the system। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इफ़ हमारे पास इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर चेंज होनी है तो उसका चेंज जो है वो बेसिकली दैट माइट बी एसोसिएटेड विद द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। नाउ वी मूविंग ऑन टूवर्ड्स द कन्वेंशंस कि हमारे पास यूजुअली हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एनर्जी जो है वो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव भी होता है और वर्क डन जो है वो नेगेटिव भी होता है। अब वर्क डन पॉजिटिव या वर्क डन नेगेटिव कब होता है, ये बात हम लोगों ने पढ़ी हुई है, पहले से डिस्कस्ड है कि अगर हमारे पास कोई कंटेनर है, आइडियल गैस है, और आइडियल गैस को हमने एक अदद सिलेंडर के अंदर पुट किया है और उसके ऊपर हमने एक मूवेबल पिस्टन रखा है। लेट्स से वी आर राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, और क्या हो रहा है, हमारा पिस्टन जो है वो मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो वी कैन एज्यूम दैट द गैस इज़ एक्सपेंडिंग। और इस सिचुएशन में हमने कहा था कि हमारे पास वर्क डन जो है वो नेगेटिव आता है। और अभी प्रीवियसली हम ये बात करके आए हैं कि हमारे पास वर्क डन जो है वो बराबर है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। तो हम कह सकते हैं कि जो बिहेवियर हमारे पास वर्क डन करेगा, सिमिलर बिहेवियर इंटरनल एनर्जी करेगी। सो यहाँ से हम लोग ये बात कर सकते हैं कि हमारे पास अगर वर्क डन नेगेटिव है तो हमारी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जो है वो भी नेगेटिव होगी। सिमिलरली वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग वर्क डन फॉर द आइडियल गैस कि अगर हमारे पास पिस्टन जो है डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है तो गैस जो है बेसिकली वो क्या हो रही होगी, कॉम्प्रेस हो रही होगी। और अगर गैस कॉम्प्रेस हो रही होगी तो हमारे पास क्या है, हमारे पास वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा। रिजल्टिंगली वी विल से कि हमारी काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। नाउ लेट्स कंसिडर कि हमारे पास एक अदद मोनोएटॉमिक गैस है, और इस मोनोएटॉमिक गैस की हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मोनोएटॉमिक गैस। What is a monatomic gas? Basically a gas having single atoms। इसके मॉलिक्यूल्स यहाँ पर नहीं होते, या हम आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं इसके मॉलिक्यूल में एक सिंगल एटम होता है, जो कि वैसे तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग गलत है कि एक मॉलिक्यूल तो बेसिकली होता है एक ग्रुप ऑफ एटम्स है, लेकिन
चूँकि हम आइडियल गैस में ये बात करते हैं, गैस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये एक ऐसी गैस है जिसके अंदर हमारे पास सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर एक सिंगल एटम है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास मोनोटॉमिक गैस है, इसकी अगर हम इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वो हम किस तरह से करते हैं। उसके लिए हमने भी बात कर ली कि इंटरनल एनर्जी इज़ इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, translational kinetic energy, as the molecules are moving in a linear direction. That linear direction may be along x-axis, may be along y-axis and may be along z-axis. तो हमारे पास इस मॉलिक्यूल के पास 3 पॉसिबल फ्री पाथ्स हैं जिन पाथ्स के क्रॉस हमारा मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर सकता है। और उसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन में हमने मेंशन भी कर दिया कि इफ़ मॉलिक्यूल इज़ मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमारे पास जो मोशन आएगी दैट विल बी, उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो आएगी वो दैट विल बी इक्वल टू हाफ mv(x²). सिमिलर फॉर अदर एक्सिस, फॉर वाई एक्सिस एंड फॉर जेड एक्सिस। अच्छा जी, अब काइनेटिक एनर्जी को, इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करने से पहले एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज़ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बेसिकली क्या है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बेसिकली इज़ द नंबर, एक नंबर है, ये किस चीज़ का नंबर है? इज़ द नंबर ऑफ द पॉसिबल पाथ्स अ मॉलिक्यूल कैन हैव। और सिमिलरली हम ये कह सकते हैं, अगर इसके पास पॉसिबल जितने पास एक मॉलिक्यूल ले सकता है उतनी ही एनर्जीज एक मॉलिक्यूल अचीव कर सकता है। तो बेसिकली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को जब हम डिफाइन करना चाहेंगे तो इट्स अ पाथ दैट अ मॉलिक्यूल कैन टेक और द एनर्जी ईच मॉलिक्यूल कैन टेक। तो यहाँ पर फॉर द केस ऑफ मोनोटॉमिक गैस हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूल जो है, हमने अभी बात की दैट कैन मूव इन 3 डिफरेंट पाथ्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर एन आइडियल गैस या फॉर अ मोनोटॉमिक गैस दैट विल बी इक्वल टू 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो 3 पास ले सकता है, तो 3 इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। और इंटरनल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल हमारे पास फिर चेंज हो जाएगी इक्वेशन। और इक्वेशन किस तरह से चेंज हो जाएगी? अगर आपको याद हो, जब हमने सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द के लिए इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट की थी इन दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन में हमारे पास क्या आई थी एनर्जी की वैल्यू? ENT is equal to 3/2 KT, KT। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल आएगी दैट विल बी इक्वल टू 3/2। 3/2 की जगह हम ये कह सकते हैं 3 इज़ रिप्रेजेंटिंग द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और बाकी आपके पास आ जाएगी KT/2, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, मूविंग ऑन टूवर्ड्स द इक्विपार्टीशन थ्योरम। इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या है? बेसिकली कहता है कि आपके पास अगर मॉलिक्यूल्स थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, और मॉलिक्यूल्स थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो हमारे पास हर मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल है हमारे पास, दैट इज, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। इक्विपार्टीशन थ्योरम, हमारे पास ये जो इक्विपार्टीशन थ्योरम है, इस इक्विपार्टीशन थ्योरम के अंदर हमने कहा कि हमारे मॉलिक्यूल जो हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि हमारी ये जो मॉलिक्यूल्स जो थर्मल इक्विलिब्रियम में मौजूद थे, इन थर्मल इक्विलिब्रियम में मौजूद मॉलिक्यूल्स की कुछ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हैं, यानी कि वो कुछ डिफरेंट पाथ्स अटेन कर सकते हैं। तो वो कहता है कि अगर हमारा मॉलिक्यूल 3 डिफरेंट पाथ्स अटेन करता है तो उस मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड जो एनर्जी की एवरेज वैल्यू है वो हर पाथ के लिए सेम रहेगी। लेट्स रीड दिस आउट इन द वर्ड्स, मॉलिक्यूल्स इन द थर्मल इक्विलिब्रियम हैव सेम एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच इंडिपेंडेंट डिग्री ऑफ द फ्रीडम फॉर देयर मोशन। अब अगर हम सिंगल मॉलिक्यूल के लिए बात करते हैं, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो दैट विल बी 3
degrees of freedom or kT by 2, as we have already calculated the values of internal energy for n molecules and n moles। तो हमारे पास वो इक्वेशंस जो प्रीवियसली हमने कैलकुलेट की थी यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं। यहाँ से ये जो हमारी फाइनल इक्वेशंस हैं दोनों इस स्लाइड पर, और ये जो इक्वेशन यहाँ पर हमारी इस स्लाइड पर एनसर्कल्ड है, इन तीनों स्लाइड्स की इक्वेशंस को हम इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन थोड़ी सी चेंज होगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, इक्वेशन वही है बेसिकली, लेकिन मल्टीप्लाइड 3 को हमने मेंशन कर दिया अब कि यहाँ 3 रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ द फ्रीडम। ठीक हो गया जी। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द इंटरनल एनर्जी फॉर ए डायटोमिक गैस। अब हम बात करने जा रहे हैं डायटोमिक गैस की। और डायटोमिक गैस क्या होती है? बेसिकली ये एक ऐसी गैस है जिसके मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। लाइक वी कैन से नाइट्रोजन यानी N2 गैस, हाइड्रोजन H2 गैस, ऑक्सीजन O2 गैस। तो ये तमाम की तमाम आपके पास डायटोमिक गैसेस की एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर दो एटम्स एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं एंड दीज आर रियल गैसेस। तो रियल गैसेस का बिहेवियर हमारे पास आइडियल गैसेस से स्लाइटली डिफरेंट होता है। और उसमें डिफरेंस क्या आता है? अब यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करेंगे, बट दे कैन मूव इन, दे कैन डू अ रोटेशनल मोशन। और यहाँ पे स्लाइड पर थोड़ी सी मिसिंग है, थोड़ी सी गलती है यहाँ पे स्लाइड पे, ये आपने चेंज कर लीजिएगा। फर्स्ट आपके पास आएगी के ई ट्रांसलेशनल, यानी ये फर्स्ट वाली जो हमारे पास स्लाइड है, इस स्लाइड में इसकी जगह पर इसको आप क्रॉस कर देंगे और साथ ही साथ आप लिख लेंगे प्लस के ई रोटेशनल ROT। तो आपके पास ये इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। और इस इक्वेशन में फिर अब हम क्या करते हैं, इफ़ वी नो कि हमारे पास जब भी मोशन हो रही है और रोटेशनल मोशन हो रही है तो वहाँ पर कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जिस्ट कर रहा होता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जिस्ट कर रहा होता है, उसके अलावा हमने ये बात पढ़ी हुई है कि हमारे पास ये जो मोशन है, अब वेलोसिटी जो है वो हमारे पास बिकॉज वो लीनियर वेलोसिटीज़ नहीं है, तो यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है फॉर द रोटेशन को अगर हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ आई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा यहाँ पर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एज वी नो कि हमारा मॉलिक्यूल जो है दैट हैज़ द एबिलिटी टू मूव अलॉन्ग x एक्सिस, अलॉन्ग y एक्सिस एंड अलॉन्ग z एक्सिस। तो हमारे यहाँ पर भी इंटरनल एनर्जी की जो कैलकुलेशन हम करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास पॉसिबल पाथ्स फॉर द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी अलॉन्ग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। और दोनों मोशंस होंगी, ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल भी होगी और रोटेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल भी होगी। अच्छा जी, अब अगर हम कहते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट कर रहा है अलॉन्ग z एक्सिस, z एक्सिस के अक्रॉस रोटेट करने का क्या मतलब है? अच्छा, इसको बात को हम प्रीवियस एक अपनी बात से रिलेट करते हैं। z एक्सिस से बात करने का मकसद क्या है? दिस इज z एक्सिस और मॉलिक्यूल इसके गिर्द यूँ मूव कर रहा है। दैट मोशन कैन बी क्लॉकवाइज, दैट मोशन कैन बी एंटी क्लॉकवाइज। मोशन की डायरेक्शन हमारे लिए इतनी नेसेसरी नहीं है। ये आपका है z एक्सिस, ठीक है ना। अब हम कहते हैं अच्छा जी, अगर z एक्सिस के अक्रॉस मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो वो कह रहे हैं आई जी की वैल्यू आपके पास 0 आएगी। आई जी बेसिकली क्या है? आई जी इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अंडरस्टैंड करने के लिए हम प्रीवियस एफएससी के फर्स्ट ईयर में चले जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास एक अदद सॉलिड ऑब्जेक्ट है और इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम एक पॉइंट पी के ऊपर, एक हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है और इस फिक्स्ड पॉइंट के साथ हमने लेट्स स्टार्ट फ्रॉम, दोबारा हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एक मोमेंट, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट, उस सॉलिड ऑब्जेक्ट को हमने एक पॉइंट पी के ऊपर से, पॉइंट पी पर हमने फिक्स किया हुआ और एक फोर्स हम लगा रहे हैं।
लेट्स से वो फोर्स हम जो लगाना चाह रहे हैं दैट इज़ एट पॉइंट ए, ठीक है ना, और फोर्स क्या है, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो हमारे पास यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है, सॉरी, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है इट विल स्टार्ट मूविंग, लेकिन ये जो मोशन स्टार्ट करता है, इस मोशन से पहले हमारे पास एक हमें डिस्टेंस को अगर मोशन की वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, अच्छा जी, हम क्या बात कर रहे थे, लेट्स स्टार्ट अगेन, कि हमारे पास आई जी ज़ीरो किस तरह हो सकता है। उसको समझने के लिए सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो एक अदद सॉलिड ऑब्जेक्ट है और उस सॉलिड ऑब्जेक्ट को हमने एक फ़िक्स्ड पॉइंट पी के साथ एक जगह पर एक फ़िक्स्ड दीवार पर फिक्स किया हुआ है, ठीक है जी। और फिक्स करना है कहाँ से, एक बेसिकली क्या करते हैं हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसको हमने एक कील के साथ पॉइंट पी पर दीवार के साथ फिक्स कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको गोल घुमाना चाह रहे हैं, और अगर हम उसको गोल घुमाना चाह रहे हैं तो पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम चाह रहे हैं कि हमारे पास टोटल जो वर्क डन हो रहा है इसके ऊपर, वो वर्क डन हम निकालें। तो वर्क डन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, वर्क डन दैट इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी। हमें यहाँ डिस्टेंस की वैल्यू मालूम करनी है, तो जो डिस्टेंस है दैट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट ए। अब ये डिस्टेंस जो है, अगर ये हमें नोन होगा, इसको हम बेसिकली आर भी कह सकते हैं, मूवमेंट आर्म। और क्यों, क्योंकि हमारे पास एंगुलर मोशन हो रही है। ये बातें आप लोगों ने ऑलरेडी एफएससी में पढ़ी हुई हैं। तो हमारे पास ये मोमेंट आर्म की वैल्यू अगर हमें नोन हो तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं। मोमेंट आर्म बेसिकली पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स और पिवट पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर कहता है कि आपके पास मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है अराउंड जेड एक्सिस, और आपके पास यहाँ पर अगर z एक्सिस पर कर रहा है तो जो फोर्स बेसिकली अप्लाई हो रही है वो आपके पास अप्लाई हो रही है ये पॉइंट P के ऊपर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस है दैट बिकम इक्वल टू ज़ीरो, और अगर डिस्टेंस इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू ज़ीरो होगी, और हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारे पास आई जी, ये इसकी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो हो सकती है। तो बाकी हमारे पास कितने फ्री पाथ्स रह गए यहाँ पर, दोज फ्री पाथ्स आर फॉर x1, 3 आर फॉर काइनेटिक एनर्जी, kinetic translational kinetic energy, and 2 are for the rotational kinetic energy। तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो मॉलिक्यूल फ्रीली जो मूव कर सकता है वो 5 डायरेक्शंस में कर सकता है, और हमारे पास इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल की जो वैल्यू आ जाती है दैट विद फॉर वन मॉलिक्यूल दैट विल बी इक्वल टू ई इंटरनल इज इक्वल टू 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू KT/2। अच्छा, आई जी की वैल्यू ज़ीरो क्यों है, दैट ये जो अभी हमने सारी डिस्कशन की दैट इज़ क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट। हम सिंपल ये कह सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम वर्ड जो है उसका मतलब है कि मॉलिक्यूल फ्रीली किस किस जगह पर मूव कर सकता है। अगर मैं z एक्सिस को फिक्स कर देती हूँ कि z एक्सिस पर मॉलिक्यूल नहीं मूव कर सकता, उसके अलावा फ्रीली वो हर जगह मूव कर सकता है, तो डेफिनेटली हमारे पास ये बात आ जाएगी कि हमारे पास 5 ऐसे पॉसिबल पाथ्स हैं जिनके अक्रॉस मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकता है सिवाय z एक्सिस के। तो आपके पास आई जी जो है वो यहाँ से ज़ीरो आ सकता है। नाउ हम कैलकुलेशन कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी फॉर n मॉलिक्यूल्स एंड इंटरनल एनर्जी फॉर n मोल्स के लिए। Now moving on towards the internal energy for a polyatomic gas। अब यहाँ पर poly का मतलब है मोर, हम लोग आम अल्फाज में poly का मतलब होता है many, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर इसको एज्यूम करेंगे कि मोर देन 2, एक ऐसी गैस जिसके अंदर मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, वो गैस हमारे पास पॉलीएटॉमिक गैस कहलाएगी। और पॉलीएटॉमिक गैस जो है उसके लिए अगर हम काइनेटिक एनर्जी की इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो दैट विल बी सेम
एज द प्रीवियस फॉर द डायटोमिक गैस। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि अब आपके पास कोई भी एक्सिस जो है वो फिक्स्ड एक्सिस नहीं है या रिस्ट्रिक्टेड एक्सिस नहीं है कि उसके अलॉन्ग मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकता। यहाँ पर हर एक्सिस के अलॉन्ग मॉलिक्यूल मूव करेगा, तो हमारे पास टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 6। और कैलकुलेशन फॉर द इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल फॉर n मॉलिक्यूल्स एंड फॉर n मोल्स कैन बी डन। और वो इक्वेशंस आपके पास यहाँ लिखी हुई हैं, इसमें कोई बात कंफ्यूजिंग नहीं है। हमारे पास इक्वेशन सेम रहेगी जो हमने मोनोटॉमिक गैस के लिए कैलकुलेशंस की थी, लेकिन सिंपल यहाँ क्या चेंज आ जाएगा, यहाँ पर चेंज आएगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का, कि यहाँ पर 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएंगी।